हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो एक इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि उसको हो सकता है कुछ बच्चों ने 9th में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा हो या शुरुआत में ही 10th में पढ़ रहे हों, लेकिन 11th में और 12th में तो आप लोग इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं जेई के बारे में आपको बताऊं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अकेली 25% में आती है, जेई मेन में भी और जेई एडवांस में भी। तो मतलब इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये। हाँ, ऑफ कोर्स ये 10th में जो है वो केवल एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे है। तो मैं आपका ये चैप्टर जो है उस जगह पे छोड़ूंगा ले जाके जहाँ पर आपका क्लास 11th पूरी तरीके से टच हो सके। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम से। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो, हमें नंबर लाइन के बारे में आइडिया है। नंबर लाइन जिसका मिड पॉइंट हम 0 मानते थे, उसके राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो नंबर लाइन को एक दूसरे के परपेंडिकुलर खड़ा कर देंगे। ऐसा दो नंबर लाइंस को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख देंगे। जहाँ पर ये दोनों नंबर लाइंस यानी कि दोनों परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक है। जो ओ के राइट साइड में है, ये आपको पता है पॉजिटिव साइड होती थी, अभी इसका नाम चेंज होके हो जाएगा एक्स एक्सिस। मतलब ये ओ के यानी कि ओरिजिन के राइट साइड में जो पोर्शन है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये जो है इसका नाम हो जाएगा वाई एक्सिस, और चूंकि ये नंबर लाइन को हमने ऐसे परपेंडिकुलर किया तो ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है। इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर की तरफ हम लिखेंगे एक्स डैश। एक्स डैश का मतलब ये एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन है, और ये जो है वाई डैश से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन है। ओके, यहाँ तक। अब बात आती है कि इसमें मेजरमेंट कैसे किया जाता है। अब एक बात देखो आप यहाँ पर, इससे ओरिजिन से, ये ओरिजिन जो है ये इस वाली नंबर लाइन है कि एक्स एक्सिस का भी 0 है और वाई एक्सिस का भी 0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, 0,0। अब अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें और हम इधर की तरफ चल रहे हैं तो इधर की तरफ प्लस चलेंगे, और ऊपर की तरफ चलेंगे तो भी प्लस चलेंगे। यानी कि ये जो है यहाँ पर अगर हमें पहुँचना है तो दोनों एक्स वैल्यू भी और वाई वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले एक बात समझो, ये जो पूरा प्लेन है, एक तरीके से जो बोर्ड है आपके सामने, ये पूरा एक प्लेन कंसीडर करो आप। जब हमने इन दोनों लाइंस को एक दूसरे के परपेंडिकुलर खड़ा किया तो जो ये पूरा बोर्ड है, इस बोर्ड को एक प्लेन की तरह ट्रीट करो, और ये दोनों जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस हैं इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। हर पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो यानी कि इन दोनों लाइंस ने इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये एक फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव चलेंगे, वाई पे पॉजिटिव चलेंगे, तो ये प्लस प्लस होता है। इधर माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो दोनों जो नंबर लाइंस हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं वो इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, और हर पार्ट को क्वाड्रेंट बोला जाता है। यानी कि दो नंबर लाइंस ने पूरे प्लेन को जिन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, उन चारों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखोगे कि हम एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को लेते हैं और वाई की भी पॉजिटिव डायरेक्शन को लेते हैं, इसलिए इसमें कोई भी पॉइंट अगर लिया जाएगा तो वो प्लस प्लस होगा। इसी तरीके से अगर हम पीछे की तरफ चलें तो ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में तो नेगेटिव चले हम, और ऊपर की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव, तो ये माइनस प्लस। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में
माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। तो ये चीज़ें आप लोग 9th क्लास में भी सब लोग सीख चुके हैं कि अगर आपको कोई पॉइंट दिया जाए तो उस पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन में किस तरीके से लोकेट किया जाता है। ठीक है ना, सीखे है ना सब लोग 9th में। हाँ, तो अगर मान लो आपको एक पॉइंट दिया गया, ये सपोज करो अल्फा कोमा बीटा है, तो अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा, एब्सिसा। और वाई, ये जो वाई वैल्यू है ना, बीटा को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिला के जो पूरा बनता है उसको कोऑर्डिनेट बोला जाता है। यानी कि जब भी हमें पूरी 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट को लोकेट करना होगा तो हम बोलेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। ठीक है, जैसे अगर बोला कि भाई एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स -2,5 है, तो -2,5 को देख के आपको उस पॉइंट के लोकेशन आनी चाहिए। तो क्या समझेंगे इसका मतलब हम कि x एक्सिस पे तो -2 चले हम लोग और y पे +5, तो -2 मतलब ऐसे चलेंगे, इधर ही बना लेते हैं, ये -2 यानी कि -1 -2 और 5, 1 2 3 4 5 यही पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये -2,5 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हम आप मतलब ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको एक बार रिकैप कर रहे हैं। 10th का जो सिलेबस है जनरली वो सेक्शन फॉर्मूला से स्टार्ट होता है। आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला भी पढ़ चुके होगे 9th में, नहीं पढ़ोगे तो अभी पढ़ेंगे हम दोबारा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कोऑर्डिनेट्स के बाद में नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। वो क्या रहता है बताओ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लो कि ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस हो गई। सपोज करो इसमें कोई भी 2 पॉइंट है, मान लो ये a है x1 y1 और ये b है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये ओरिजिन है, तो हमने क्या किया, a से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया x एक्सिस पे और b से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। सपोज करो ये m पॉइंट है और ये n है। अब ये जो OM डिस्टेंस है ये कितना होगा, x2, और MB कितना होगा, y2। जो ON है वो कितना होगा, x1, और AN कितना होगा, y1। यहां तक ओके सब लोग। अच्छा, अगर मैं इस B से AN पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, मान लो ये मैंने परपेंडिकुलर डाला यहां पर, और सपोज करो ये पॉइंट हमारा R आ गया, तो आप मुझे बता सकते हो AR कितना होगा, AR कितना होगा, y1 माइनस y2। तो AR इज y1 माइनस y2, और BR कितना होगा, x1 माइनस x2। और चूंकि आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था तो जो ARB ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल ARB हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो AB² क्या होगा, AB² इक्वल टू AR² प्लस BR²। RB लिखो BR लिखो, एक ही बात है ना। तो AB² इज इक्वल टू, AR कितना था, y1 माइनस y2, पहले इसको लिख लेते कोई दिक्कत नहीं। तो y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के AB की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, अंडर रूट, पहले x वाली वैल्यू लिख लेते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो जब भी कभी हमें 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना रहा तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर इनमें से एक पॉइंट ओरिजिन हो जाए, सपोज मान लो कि ऐसी स्थिति आ जाए कि ये पॉइंट O जो है ये तो ओरिजिन है, और कोई भी एक पॉइंट दिया P जिसके कोऑर्डिनेट सपोज करो अल्फा कोमा बीटा है। अब ओरिजिन से मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि OP फाइंड करना है, राइट। तो ओरिजिन जो पॉइंट है उसको आप सोचो मन मन में, ये x1 y1 है और ये हो गया x2 y2, या इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम ही आती है। तो OP कितना आएगा बताओ, OP इक्वल टू अंडर रूट
देखो x1 माइनस x2 यानी कि अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि बीटा माइनस 0 का स्क्वायर, तो कुल मिला के OP जो है वो आ गया अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अगर आपने यहाँ पर 0 माइनस अल्फा का स्क्वायर या प्लस 0 माइनस बीटा का स्क्वायर भी किया होता तो भी यही आना था, क्योंकि माइनस अल्फा का स्क्वायर तो अल्फा स्क्वायर ही होता है। तो किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो गया, रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये अगर आप इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करते हो तो ये अल्फा आई कैप बीटा जे कैप है, और किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब भी क्या होता है, उस वेक्टर के द्वारा जो पॉइंट रिप्रेजेंट होता है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है, और यही बात कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होती है सेम। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कोऑर्डिनेट होता है, 2 डायमेंशन में जो वेक्टर्स होते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा लेकिन पढ़ोगे, नाम तो सुन ही लो कम से कम आज। तो ये तीनों के तीनों के बीच में एक 1-1 मैपिंग होती है, मतलब तीनों सगे भाई बहन है समझो, हर एक के अंदर सारी सेम प्रॉपर्टी है। अगर आपको एक के बारे में भी अच्छे से पता है तो आपको सबके बारे में पता है, मतलब ठीक है। मतलब आपको वेक्टर अच्छे से आता है तो आपको कोऑर्डिनेट अच्छी आती है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा आता है। या उल्टा समझ लो, अगर हमें कोऑर्डिनेट अच्छे से आती है तो हमें वेक्टर बहुत बढ़िया समझ में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर भी समझ में आएगा। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग पूरा डिटेल में 12th में पढ़ोगे, ठीक है। अभी तो रियल नंबर से झेल रहे हैं, पहले रियल नंबर निपटेगा तब जाके कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग होगी। तो पहले इसको बर्दाश्त करते हैं पूरा अच्छे से। तो ओके यहां तक सब लोग। अब बात आती है कि इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो बताओ भाई गौरव, क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो इसमें यही बनता है कि भाई आपको 2 पॉइंट दे देगा और उनके बीच का डिस्टेंस पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा कि आपको 2 पॉइंट देगा लेकिन उन दोनों पॉइंट्स में किसी एक जगह कोई अननोन डाल देगा और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दे देगा और बोलेगा भाई इस अननोन की वैल्यू बताओ, जबकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मान लो से 10 है। ठीक है, लिखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, find the distance between the points 3, -5 and 5, -6. 3, -5 and 5, -6 इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो जो पहला पॉइंट है इसका नाम हमने रख लिया x1 y1 और जो दूसरा पॉइंट है इसका नाम हमने रख लिया x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ए बी इक्वल टू, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए बी का मतलब ये हो गया, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यही है ना फॉर्मूला, वैल्यूज रखो अच्छे बच्चों की तरह। हाँ देखो जो भी आएगा बहुत बढ़िया, गायत्री ने सबसे पहले आंसर दे दिया भाई, आज तो काबिल तारीफ है। x1 माइनस x2 यानी कि 3 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 तो -5 और ये +6 हो जाएगा का स्क्वायर। तो अंडर रूट देखो 3 - 5 -2 बचा, तो -2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस -5 + 6 है तो 1 बच रहा है और 1 का स्क्वायर हुआ 1, तो फाइनल आंसर क्या आ गया √5। ठीक है सब लोग ओके एकदम। अब इसका अगर दूसरा क्वेश्चन करें हम, इसका सेकंड पार्ट, मतलब ऐसा समझो कि ये एग्जांपल 2 है। इफ a इज 3, 5 एंड b इज अल्फा, 7, b जो है वो अल्फा, 7 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज 10 यूनिट्स। a और b के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है, तो अल्फा की वैल्यू बताओ। मतलब समझे, कुछ नया नहीं हो रहा है, केवल आपको किसी एक जगह पर अननोन डाल दिया तो ये दे दिया वैल्यू। तो
तो अभी भी काम तो वही है, जो a है ये x1 y1 हुआ, ये x2 y2 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस हो गया, फॉर्मूला तो वही लगेगा सेम। तो ए बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट, फॉर्मूला हमेशा लिखेंगे पहले, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी की जो वैल्यू है वो 10 है, इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अभी अंडर रूट तो हमें हटाना ही है, तो अंडर रूट हटाना है तो दोनों साइड का क्या करो, स्क्वायर कर दो। जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो गया 100 और इधर का स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 3 माइनस अल्फा का स्क्वायर और ये 5 माइनस 7 मतलब -2 बचा, -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो ये 4 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 96। 16 इंटू 6 96 ही होता ना। तो इसका मतलब 3 माइनस अल्फा की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 4 रूट 6, 96 का स्क्वायर रूट, सही है ना। तो एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, तो अल्फा की वैल्यू क्या क्या आ रही है, रूट 96 को लिख सकते ना, 4 रूट 6। तो ये प्लस माइनस जो आ रहा है वो अल्फा की वजह से आ रहा है, क्योंकि अल्फा के बारे में पता नहीं है हमें। रूट 96 तो प्लस का ही होगा, ये 4 रूट 6, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू, देखो एक बार 3 माइनस अल्फा को 4 रूट 6 लिखेंगे एंड, या और एक बार 3 माइनस अल्फा को -4 रूट 6 लिखेंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा। अल्फा को इधर ले जाएंगे और 4 रूट 6 को इधर, तो यहां से तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 4 रूट 6, और अगर यहां से देखें तो अल्फा इधर चला जाएगा, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो यहां से क्या जाएगा 3 प्लस 4 रूट 6। तो दीज आर द आंसर्स। अगर मान लो यहां पर किसी कारणवश आप लोग स्क्वायर रूट नहीं लेते हो, तो भी जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उसमें अगर सीधे सीधे फैक्टर हो गए बहुत बढ़िया, नहीं हुए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। देखो करके बताऊं, मान लो कि हमने ये यहां पर मन में विचार आया ही नहीं कि हमें इसका स्क्वायर रूट लिख लेना चाहिए, और सपोज करो ये इक्वेशन आपकी स्टार है, राइट। तो मैंने इसका होल स्क्वायर किया, 9 माइनस 6 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ऐसा ही हुआ, इक्वल टू 96 बराबर। तो 96 को भी इधर ले आओ, तो क्या बन रहा है, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा और माइनस कितना बच गया, 87 इक्वल टू 0। सब ओके यहां तक। अब देखो 87 के ऐसे फैक्टर करना जिनका डिफरेंस 6 हो, 87 की तो टेबल ही नहीं आती, या किसी के टेबल में 87 नहीं आता, तो ऐसे तो सोचना संभव नहीं है। तो इसी के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको कंपेयर करो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में लिखा है ये। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी जो है वो -6 है, और सी की वैल्यू -87। तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -6 है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, सी कितना है -87 बाई 2a, ऐसे ही है ना 2a। सब लोग ओके यहां तक। तो ये हो गया भाई 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये वैल्यू आ गई 36 और प्लस 4 इंटू 87/2। अब देखो एक तरीका तो ये है कि हम जो है इसमें 4 की मल्टीप्लाई करें पहले और फिर इसको ऐड करें और फिर उसके बारे में गहराई से सोचें कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, जो टफ हो सकता है। बेटर क्या रहेगा, ये 4 है, इसके पास भी 4 अवेलेबल है,
तो इससे ले लो कॉमन। जब 4 कॉमन लेंगे तो बाहर निकलेगा 2, और बाहर 2 निकला तो यहां हो गया 9 और ये हो गया 87, 9 और 7 16 यानी कि 96 हो गया। तो कुल मिला के ये आ गया 6 प्लस माइनस 2 रूट 96 अपॉन 2। बात समझ में आएगी नहीं आई या दोबारा बताऊं? भाई देखो सिंपल है एकदम। इस 36 को आपने 4 इंटू 9 लिखा, और जब आप 4 कॉमन लोगे तो 4 कॉमन लेने के बाद अनरूट के बाहर तो 2 निकलेगा। जब 2 बाहर आ गया तो यहां तो 9 बच रहा था, और ये 87 है तो 96 हो गया। ठीक है ना? लेकिन इतनी आसानी से आप लोग इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करके नहीं पहुंच पाते थे, फिर वो टाइम लगता। अब देखो, अब पूरे न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ रहा है, तो यानी कि 3 प्लस माइनस रूट 96, मतलब एक तरह से समझो इंडिविजुअल के बाई कर दिया हमने, ऐसा भी समझ सकते हो। यही आंसर है। नहीं समझे? कुछ कंफ्यूजन है? ओके। लेकिन बात यह है कि इन दोनों में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यही अप्रोच ज़्यादा आसान है। मतलब यहीं का यहीं अगर आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो जल्दी आंसर पे पहुंच जाते। क्वाड्रेटिक बनाना और उसके बाद में क्वाड्रेटिक से वैसे भी जूझ रहे, फिर से ज़बरदस्ती क्वाड्रेटिक बना रहे, तो मतलब चॉइस आपकी है, आंसर तो दोनों से भी आएगा। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट और करते हैं। लिखो एक क्वेश्चन और। इफ द डिस्टेंस, ये मिटा दूं ना? ठीक है। इफ द डिस्टेंस between the points, if the distance between the points a जो है उसके कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा 3, a अल्फा कॉमा 3 एंड b 5 कॉमा अल्फा इज से 6 यूनिट। If the distance between A and B is 6 units, then find alpha. अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, दो जगह नॉन डाल दिया, लेकिन उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है भाई, तरीका तो सेम ही रहने वाला है ना? तो करो, चलो मुझसे पहले आंसर निकालो। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, और AB जो है हमें 6 गिवन है, तो AB इक्वल टू 6। AB का फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे और वैल्यू रख देंगे। x1 जो है वो अल्फा है, तो अल्फा माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। स्क्वायर किया दोनों साइड का वैल्यू रख के। तो अभी ये दोनों सेम तो है नहीं, इसलिए होल स्क्वायर करके सोल्व करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 25, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस 6 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 36। सेम प्रजाति के प्राणी इकट्ठे कर दो, दो तो अल्फा स्क्वायर हैं तो 2 अल्फा स्क्वायर हो गया, माइनस 10 अल्फा और माइनस 6 अल्फा माइनस 16 अल्फा, और 25 और 9 34, और ये 36 को उठा के इधर ले आओ तो माइनस 36 इक्वल टू 0। ओके, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो तो अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, 1 कैसे फैक्टर कैसे करें जिनका डिफरेंस 8 हो, तो मतलब यहां भी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो लगाओ इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहां तक सब लोगों क्या है ना, देख लो कैलकुलेशन यहां तक सही है कि नहीं। अगर किसी को कुछ डिफरेंट आ रहा तो बता दो। सबका यही आ रहा है ना, अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर a की वैल्यू 1 है, b माइनस 8 है और c जो है वो माइनस 1 है। तो फॉर्मूला लगाओ, अल्फा इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस 8, माइनस बी फॉर्मूले में होता है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 a
और c की वैल्यू -1, b² -4ac अपॉन क्या 2a, a की वैल्यू 1 है। सब लोग ओके एकदम? गायत्री समझ में आ रहा है? अच्छा, तो 8 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 64 और प्लस 4 बाई 2, 68 हो गया। 68 मतलब कितना 4 इंटू 17, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो 2√17 लिख सकते हैं इसको। तो 8 प्लस माइनस 68 को लिखा √68 को 2√17 बाई 2, 2 कॉमन लेकर कैंसिल हो गया, या इंडिविजुअल के बाई कर दो, तो क्या आ गया आंसर 4 प्लस माइनस √17। ठीक है, तो ये दोनों तीनों भी एग्जाम्पल ऐसे हो गए कि जरूरी थोड़ी कि हर बार जो अननोन आपसे पूछेगा उसकी वैल्यू इंटीजर में ही आए। भाई हमें अक्सर जनरली देखने की ऐसा हैबिट बन रहता है ना कि इंटीजर में दिखना चाहिए 2, 3 टाइप का, तो ऑप्शन में तो ऐसे भी आते हैं ना, तो हैबिट रहनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए हम उसको कर सके, देख के नहीं डरना, मतलब तरीका सबका सेम ही रहता है, तो नंबर तो अपने फैमिलियर हैं पूरे। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक हमें क्या था, 2 पॉइंट्स गिवन थे और उन 2 पॉइंट्स में या तो हमें उनके बीच का डिस्टेंस पता करना था या हमें उनके बीच का डिस्टेंस गिवन था और हमें किसी अननोन की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हमें 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, उन 3 पॉइंट्स को लेकर अगर ट्रायंगल बन रहा होगा तो हमें यह बताना है कि उस ट्रायंगल की नेचर क्या है, और अगर ट्रायंगल नहीं बन रहा होगा तो यह देखना है कि क्या वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर कैसे चेक करेंगे, जब आपको 3 पॉइंट्स दिए जाएं तो आप उन तीनों के बीच का पेयर वाइज डिस्टेंस फाइंड करो। मान लो आपने उन पॉइंट्स के नाम रख लिए ए बी सी, 3 पॉइंट जो गिवन है, आप अच्छे बच्चों की तरह ए बी फाइंड करो, बी सी फाइंड करो और ए सी फाइंड करो। जब आप तीनों लेंथ फाइंड कर लोगे तो अगर कोई सी भी 2 लेंथ का सम तीसरे के बराबर आ रहा होगा तो समझ लेना कि वो ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं, दे आर कोलिनियर। ठीक है, चलो अब ऐसा ही एक एग्जांपल लेंगे। हेडिंग डाल लो, नेचर ऑफ फिगर्स फॉर्म्ड बाय 3 और मोर पॉइंट्स। नेचर ऑफ फिगर्स फॉर्म्ड बाय 3 और मोर पॉइंट्स। नेचर ऑफ फिगर्स फॉर्म्ड बाय 3 और मोर पॉइंट्स। तो इसमें थ्योरी में तो ऐसे कुछ नहीं है, खाली डायरेक्ट क्वेश्चन से समझ में आएगा, क्योंकि ट्रायंगल जो बनेगा अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं तो उसकी साइड्स की लेंथ को देख के आपको पता चली जाता है कि ट्रायंगल जो है वो स्केलन है कि आइसोसेलेस है कि इक्विलैटरल है। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं सीधा सीधा। कौन सा चैप्टर है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? मिला। लिखो एग्जाम्पल 4 आ गया ना, ये 3 क्वेश्चन कर चुके ना हम लोग। हाँ ओके। प्रूव दैट द पॉइंट्स 1, -1, -1/2, 1/2 and 1, 2 are the vertices of an isosceles triangle. Are the vertices of an isosceles triangle. ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही देगा, 3 पॉइंट दे के बोलता है ट्रायंगल के नेचर बताओ तो ऑप्शन दे देते हैं, है ना, बस इतना ही अंतर रहता है। तो अब क्या करो, इसमें आपको 3 पॉइंट्स गिवन है तो आप अच्छे बच्चों की तरह इनके नाम रख लो।
ए जो है वो 1 कोमा -1 है, बी हमने मान लिया -1/2 कोमा 1/2, और सी ले लिया 1,2। अब हमें प्रूफ ये करना है कि ये एक आइसोलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब जब हम इसकी साइड्स की लेंथ निकालेंगे तो एक बात तो ये देखनी कि दो साइड्स की लेंथ बराबर आनी चाहिए। दूसरी बात ये भी चेक करना पड़ेगा कि दो का सम तीसरे का बराबर ना आ रहा हो, ठीक है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। केवल दो साइड्स की लेंथ बराबर आते ही सारे ये प्रूफ नहीं होगा कि आइसोलेस बन गया। उन दो का सम तीसरे का बराबर भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो उस केस में तो क्या होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे पॉइंट्स, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। हाँ, बड़ा आना चाहिए। दो साइड्स का सम ट्रायंगल में हमेशा तीसरे से बड़ा होता है ना। देखो अभी तो ए बी फाइंड करते हैं पहले। ए बी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। देखो ऐसा मान लो मन मन में या सच में मान लो कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो अंडर रूट फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो 1 और माइनस पहले यार ये -1/2 है, तो 1 + 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया x1 माइनस x2 का स्क्वायर, प्लस y1 क्या है -1, इसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 का स्क्वायर। सही है, ये 3/2 हुआ, 3/2 का स्क्वायर कितना हुआ 9/4, और ये -3/2 हुआ, लेकिन इसका स्क्वायर भी 9/4 ही हुआ, तो 9/4 मतलब 18/4, 18/4 मतलब 9/2, 9/2 मतलब 3/√2, क्योंकि 9 का तो स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और 2 का √2 रहेगा, तो ए बी की जो लेंथ है वो 3/√2 आ गई। अब आप बी सी बताओ क्या आएगा, बी सी इक्वल टू अंडर रूट, अब इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानेंगे, प्रोसेस सेम है, तो -1/2 -1 का स्क्वायर प्लस 1/2 -2 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। देखो -1/2 -1 अगेन -3/2 बना, -3/2 का स्क्वायर हुआ 9/4, और ये -3/2 ही बना, ये भी उसका स्क्वायर भी 9/4, तो सेम ही आ गया। अगेन 18/4 मतलब 9/2 मतलब 3/√2। तो कई बार क्या होता है कि जब ऑप्शन में क्वेश्चन रहता है ना ऑब्जेक्टिव में, तो उसमें जैसे 3 पॉइंट दिए और आपसे पूछा गया कि भाई जो फिगर बन रहा है उसकी नेचर क्या है, तो उसमें आइसोलेस ट्रायंगल भी रहता है और कोलिनियर भी रहता है ऑप्शन में। अब अगर मान लो बच्चों ने स्टार्टिंग में ए बी और बी सी निकाला, तो इसको देखते सार आधे से ज़्यादा जनता आइसोलेस पे ट्रायंगल पे चिपका देगी कि ये आंसर सही है, ठीक है। जबकि अभी तक आप लोग कैसे डिसाइड कर सकते हो, केवल दो चीज़ें देख के कि हाँ ये ट्रायंगल बनेगा भी कि नहीं। अभी आपको ए सी फाइंड करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि वो एक्चुअली ट्रायंगल बन रहा है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। तो ए सी बताओ कितना आ रहा है, देखो ए सी अंडर रूट 1 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ये 3 आ गया, ठीक है, ये 3 आ गया। अब आप एक बात देखो यहां पर कि ए बी इक्वल टू बी सी है, एक बात जो होना ही चाहिए था आइसोलेस होने के लिए। दूसरी बात, दो साइड का सम ट्रायंगल में हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, तो अगर मैं यहां पर ए बी प्लस बी सी करता हूं, ए बी प्लस बी सी, तो चूंकि दोनों की वैल्यू सेम थी, तो 3/√2 प्लस 3/√2 मतलब 6/√2 हो गया, तो ये आया 6/√2। अब इसमें अगर मैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये कुल मिला के 2 बन गया, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 3√2 आया कि नहीं। यानी कि इन दो साइड्स का सम 3√2 है, जो कि ऑफकोर्स 3 से बड़ा है, तो BC तो 3 था ना, तो मतलब ये दोनों गुण मिल गए हैं, मतलब ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है और आइसोसेलेस है। ओके, तो पूरी बात चेक करनी है, नोट इट।
चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ ऐसे 3 पॉइंट्स वाला। पॉइंट्स लिखो -3,2 -3,2 1, -2 एंड 9, -10। पॉइंट्स फिर से लिखो। 3 पॉइंट्स हैं। ए है -3,2, बी है 1, -2 एंड द सी पॉइंट इज 9, -10। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स जिस फिगर को फॉर्म कर रहे हैं उसकी नेचर बतानी है आपको, यही सवाल है। ठीक है, तो प्रोसेस तो सेम ही है। ए बी निकालो पहले। ए बी कितना आएगा? ए बी फॉर्मूला लगाओ, -3 -1 का स्क्वायर +2 + 2 का स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को इसको डायरेक्ट लिखने में दिक्कत जा रही है तो पहले वो हमेशा फॉर्मूला लिखेगा, उसके बाद वैल्यूज पुट करेगा। -3 -1 4 हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ 16 और ये भी 16, तो टोटल हो गया 32, यानी कि 16 + 16 स्क्वायर रूट ऑफ 32, या ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो 16 × 2, और 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 हो गया, तो 4√2। ये ए बी की वैल्यू आई। कुछ कंफ्यूजन? बी सी निकालो। बी सी √1 - 9 का स्क्वायर +-2 + 10 हो जाएगा का स्क्वायर। अब 1 - 9 हो गया -8, -8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64, और ये -2 + 10 ये भी 8 हुआ, 8 का स्क्वायर अगेन 64, तो 64 और 64 मतलब 64 × 2, तो 64 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है? 8, तो ये आया 8√2। ठीक है, और ए सी या सी ए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी निकालो, बस ए और सी होने चाहिए एंड पॉइंट्स। तो -3 - 9 का स्क्वायर +2 + 10 का स्क्वायर। ठीक है, 12 हो गया, यानी कि 144 + 144 मतलब 144 × 2, 144 का स्क्वायर रूट 12, तो 12√2। ठीक है, तो क्या लग रहा है, क्या बन रहा है? स्केलन बन रहा है कि नहीं? और गलत आंसर है ये, क्योंकि दो साइड्स का सम पहले 2 का तीसरे के बराबर आ रहा है। द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है, बस खाली लेंथ देखा। अभी मैंने पहले एग्जांपल में बताया था, मैं कहा भाई ऐसी गड़बड़ करते ही हैं, और तुरंत ही हुई ना। देखो, आपने केवल ट्रायंगल की साइड्स को देखा कि हाँ अलग अलग आ रहे हैं, मतलब स्केलन ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल ही नहीं बन रहा। देखो, ए बी + बी सी = ए सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इट मीन्स ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी आर कोलिनियर मतलब इनकी स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि यहां ए है, फिर ये बी है और ये सी है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस 4√2 है, बी और सी के बीच का डिस्टेंस 8√2 है, और ए और सी के बीच का 12√2 है। तो इसका मतलब तीनों लाइन पे लाई कर रहे हैं ना ये, तो ट्रायंगल बनाएंगे कैसे? ठीक है, और स्केलन तो ऑप्शन में रहता ही है, जब ऐसा वैल्यू जाएंगी तो, और फिर नंबर जोड़ के आएंगे, बाद में कटे मिलते उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि भाई एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और अगर वाई एक्सिस पे लेना है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है ना, यानी कि एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के लिए उसका ऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई एक्सिस के किसी पॉइंट के लिए एब्सिसा 0 होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करिए। फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एग्जाम्पल 6 है ना ये, जो भी है लिखो। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस
which is equidistant from the points 5, 4 and -2, 3. 5, 4 and -2, 3. मतलब क्वेश्चन ये है कि एक्स एक्सिस पर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जो कि इन दोनों गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पे 5, 4 को कैसे बनाओगे? तो उसको नंबर लाइन थोड़ी बोलते हैं। ओके, फिर उससे क्या होगा? अगर मान लो हमने ये पॉइंट दोनों लोकेट भी कर लिए तो हम उससे फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि एक्स एक्सिस पे से कौन सा पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है? बिल्कुल सही, गुड, एकदम सही है। देखो हम ऐसा मान के चलेंगे, लेट P अल्फा कोमा 0 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। रिक्वायर्ड पॉइंट क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि इसमें ऑर्डिनेट 0 है, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है जो पूछा गया था। बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, और जो पॉइंट्स हमें गिवन है उनके नाम रख लिए। आल्सो लेट जो पहला पॉइंट है वो A है 5, 4, और जो दूसरा पॉइंट है B वो है -2, 3। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन PA इक्वल टू PB, ऐसा गिवन है ना। क्वेश्चन ये था कि एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट बताओ जो दिए गए दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हमने वो पॉइंट अल्फा कोमा 0 मान लिया, और क्वेश्चन में यही बोला गया है कि इस पॉइंट का ए पॉइंट और बी पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है। इसका मतलब पी ए इक्वल टू पी बी है। पी ए, अब पी और ए में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा? अंडर रूट अल्फा -5 का स्क्वायर प्लस 0 -4 का स्क्वायर। भाई जब आप पी ए में लगाएंगे तो ये x1 y1 है पी वाला, और जो a है वो x2 y2। फॉर्मूला लगाया अंडर रूट x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब पीबी में बताओ क्या आएगा? पीबी में अल्फा 0 और -2, 3, तो क्या आएगा? अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि x1 - x2 करेंगे वो वहां पहले से माइनस है, प्लस 0 - 3 का स्क्वायर। सब ओके यहां तक? अच्छा, अंडर रूट तो हटाने पड़ेगा, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहां पर अल्फा -5 का होल स्क्वायर रह गया, खोल दो इसको भी साथ के साथ ही। तो अल्फा स्क्वायर -10 अल्फा प्लस 25, और ये कितना हो जाएगा? 16। अंडर रूट हट गया, स्क्वायर कर लिया दोनों साइड। इसको भी खोलो, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 4, और ये हो गया +9। तो आप एक बात देखो, इस अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर का कल्याण हो गया। जो सेम प्रजाति के प्राणी हैं उनको एक तरफ इकट्ठा कर लो, तो ये -10 अल्फा है और ये 4 अल्फा है, ये उधर जाके ऐड होगा तो कितना हो गया? 14 अल्फा, राइट? 14 अल्फा हो गया। और ये कितना हो गया टोटल इधर? 41 और माइनस कितना? 13, तो कितना बचा? 14 अल्फा इक्वल टू कितना बचा? बोलो 28 बच रहा है ना। तो अल्फा इक्वल टू 2। जैसे अल्फा की वैल्यू 2 आई, इसका मतलब क्या हुआ? जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो 2, 0 है, मतलब अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब इस क्वेश्चन में एक माइनर सा चेंज करो,
इसको नोट करके। यहाँ पर फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पूछा है ना, अभी आपको वाई एक्सिस पे पॉइंट बताना है। ट्राई करो। नहीं बदल सकता, क्योंकि इस बार जो है ना 0 कोमा बीटा लोगे या 0 कोमा अल्फा, तो अल्फा की पोजीशन चेंज होगी ना, तो फिर आंसर सेम कैसे आएगा? यही तो सीखना है भाई। अल्फा जो है पहले यहां पर किन के साथ था और अभी जाएगा इन के साथ में, तो खाली माइनस का अंतर कैसे आ जाएगा? समझे कि नहीं समझे? तो एकदम नए सिरे से करो। ये एग्जाम्पल 7 हो जाएगा। फटाफट नोट करो इसको और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्स। सब बदल गया ना। देखो पहले क्या था, अल्फा में से 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, अब अल्फा आएगा यहां पर, तो अल्फा में से इस बार 4 सब्ट्रैक्ट होगा और 3 सब्ट्रैक्ट होगा, तो अंतर आएगा ना। मॉड्यूल में पेज नंबर 96 और 97 पर टोटल 13 क्वेश्चंस हैं। 8 सोल्ड एग्जाम्पल है और 5 अनसोल्ड। ये 13 क्वेश्चंस आप लोगों का होमवर्क है कल तक का। 13 पेज नंबर 96 97 टोटल 8 सोल्ड एग्जाम्पल्स हैं और 5 अनसोल्ड हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करके आने हैं आपको कल की क्लास तक। जो अगर कुछ डाउट रहेंगे तो वो कल डिस्कस कर लेंगे हम। तो ये क्वेश्चन कर रहे हो कि मैं बताऊं? करो। इसको तो मिटा दूं ना। चलो देखते हैं कितना अंतर आएगा और कितने लोगों का आंसर सही आएगा, वो भी देखना है। कैलकुलेशन कितने लोगों की सही होती है। तो इस बार हम ऐसा एज्यूम करेंगे, लेट P 0 कोमा अल्फा बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, और एयर भी हमें गिवन ही है। तो PA इक्वल टू PB ये हमें गिवन है। 0,4 और 14 अलग अलग आ रहा है आंसर यार। 2 आंसर अलग अलग हो गए अभी तक। सबको सेम आना चाहिए ना आंसर, तो अलग अलग आंसर कैसे आएंगे? देखते हैं 4 और 14 के अलावा भी आता है किसी का। लाओ भाई कोशिश करो, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना। सब बच्चों ने अलग अलग स्कूल में सीखा है कैलकुलेशन करना, तो कुछ तो अपने स्कूल की मान मर्यादा रखनी पड़ेगी ना। तो अलग अलग आ जाए आंसर, कोई दिक्कत नहीं, लगे रहो, पर आंसर कॉमन होना चाहिए। चलो PA क्या हुआ? PA अंडर रूट 0 - 5 का स्क्वायर यानी कि 25 होएगा, प्लस अल्फा -4 होल स्क्वायर इक्वल टू PB। PB क्या होगा? 0 माइनस प्लस 2 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, और अल्फा -3 का स्क्वायर। अच्छे बच्चों की तरह दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर करने का मतलब ये हो गया, मैं तो इसको हटा रहा हूं डायरेक्ट, तुम लोगों को मत हटाना है, एक लाल एक्स्ट्रा लिखना है। स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद अंडर रूट हट गया। अब देखो ये तो 25 ऐसे कैसे ही, प्लस ये हो गया अल्फा स्क्वायर -8 अल्फा प्लस 16, और ये 4 प्लस अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा प्लस 9। तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर का कल्याण हो गया। ये जो -8 अल्फा है ये उधर चले जाएगा, तो 2 अल्फा बचेगा केवल। 25 और 3 28, अल्फा की वैल्यू आ गई है 14। तो जिसका भी ये आंसर था वो सही है। मतलब रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो 0,14 है, 4 नहीं। कुछ दिक्कत है किसी जगह? ओके एकदम। तो बस आज की क्लास में इतना ही सीखेंगे। होमवर्क जो आपको दिया है वो कल तक पक्का कर लेना। कल क्लास में आपका होमवर्क डिस्कस करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी कि सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस ऐसे ही खुश रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।